बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक हमारा है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एग्जाम में लीगल प्रॉब्लम आता है, बार बार आता है, कई मरतबा आता है, बैक टू बैक आता है, कंसेक्टिव पेपर में आता है। कुछ भी नहीं है, इजी है, बल्कि कॉमन सेंस की बात है। आप बोर्ड पे देखें, ए बी सी डी के दरमियान पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि डी कैपिटल में 0% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, लॉस में 0% बेयर करेगा। और बाय द वे, हम पहले भी बात कर चुके हैं, पार्टनर बनने के लिए, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपिटल का, प्रॉपर्टी का ओनर जरूरी नहीं है। तो डी ने अगर कैपिटल में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया तो कतन ये लॉ की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो डी की कैपिटल कंट्रीब्यूशन 0, लॉस में बेयरिंग 0%। ओके, तो फर्म ने जेड के साथ कोई ज्वाइंट वेंचर किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें पार्टनर्स की नेग्लिजेंस की वजह से, इनकॉम्पिटेंसी की वजह से, नाहली की वजह से जेड को 2 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। अब स्टैट्स में आप पढ़कर आए परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो यहां पर भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि लॉ मां की ममता से ज्यादा प्यार करता है। जेड के पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। जेड की मर्जी 2 करोड़ रुपए रिकवर करने के लिए एबीसीडी चारों के खिलाफ केस फाइल कर दे, एबीसी के खिलाफ केस फाइल करे, बीसीडी के खिलाफ केस फाइल करे, एसीडी के खिलाफ केस फाइल करे, ए बी ए सी ए डी के खिलाफ केस फाइल करे, बी सी बी डी सी डी के खिलाफ केस फाइल करे, या अकेला ए के खिलाफ, या अकेले बी के खिलाफ, या अकेले सी या अकेले डी के खिलाफ केस फाइल करे। ये सारे के सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन किसको अवेलेबल है? जेड को अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि लॉ मां की ममता से ज्यादा प्यार करता है। क्यों? क्योंकि चारों मुख्तलिफ डायरेक्शन में रहते हैं, चारों मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं, एक वक्त में दस्तयाब नहीं है, कोई मुल्क से बाहर है, कोई कहां है। तो लॉ नहीं चाहता कि जेड को, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को, जिसने फर्म के साथ ट्रांजैक्शन की है, खाम का किसी पसूड़ी में पड़ जाए। तो जेड ने यह किया, 2 करोड़ रुपए रिकवर करने के लिए डी के खिलाफ केस फाइल कर दिया, डी के खिलाफ केस फाइल कर दिया। डी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ गया, योर ऑनर ये पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन 0, मेरा लॉस में बेयरिंग 0, तो योर ऑनर मैं तो लायबल हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ उसने साबित कर दिया। जज साहब ने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई, नो सिंपैथीज। जज साहब ने जजमेंट डिलीवर किया कि डी बाउंड है जेड को 2 करोड़ रुपए पे करने के लिए। कोर्ट ऑफ लॉ के ऑर्डर के तहत उसको जेड को 2 करोड़ रुपए पे करने पड़े। पे करने के बाद वो बीवी बच्चों के साथ फुटपाथ पर आ गया, नो सिंपैथीज। तो पहली बात तो ये निकली, जब कैमरा फोकस होगा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के ऊपर, जब कैमरा फोकस होगा थर्ड पर्सन के ऊपर, जब कैमरा फोकस होगा थर्ड पार्टी के ऊपर, तो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट की कोई अहमियत नहीं है। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट विद इन द पार्टनर्स है। जब कैमरा फोकस होगा कस्टमर के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट की अहमियत 0। ये अगर कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हारा आपस का है, इसका जेड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बात ये समझ में आई कि पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कतई नजर उसने कैपिटल में कितना कंट्रीब्यूट किया, कितना कंट्रीब्यूट नहीं किया। पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कतई नजर शेयरिंग ऑफ लॉस में कितना परसेंट है, कितना परसेंट नहीं है। यानी फाइनेंशियल क्राइसिस में फर्म के डेट्स लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए उसको अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने होंगे। पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ उसकी अहमियत नहीं है। जब कैमरा फोकस होगा फर्म के क्रेडिटर्स के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के ऊपर, तो पार्टनरशिप का सबसे बड़ा अजाब यही है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। ओके, अब आप बोलेंगे ये ज्यादती हो गई डी के साथ, तो उसका जवाब यह है कि जब उसने 2 करोड़ रुपए जेड को पे कर दिए, तो अब वो एबीसी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है कि मेरा तो शेयरिंग ऑफ लॉस में 0% था, तो मैंने उसको 2 करोड़ रुपए पे कर दिए, तो तुम लोग 2 करोड़ रुपए मेरे हवाले करो। तो एबीसी बाउंड होंगे कि जो भी उनके दरमियान शेयरिंग ऑफ लॉस का फॉर्मूला था उसके मुताबिक वो 2 करोड़ रुपए की रकम इकट्ठी करके डी के हवाले करे। ये हो गई पहली बात। अब तो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। फर्म के डिसोल्यूशन के वक्त, फर्म के डिसोल्यूशन के वक्त अगर फर्म की लायबिलिटीज है, फर्म की लायबिलिटीज है 1000 यूनिट्स और फर्म के एसेट्स हैं 500 यूनिट्स, लायबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है,
मैं अकाउंटिंग का बंदा नहीं हूं, आप लोग अकाउंटिंग के चीता है। तो उस सूरत में पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने होंगे फर्म के डेट्स लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। हाँ, फर्म के डेट्स लायबिलिटीज पे ऑफ कर दिए, तो अब अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था किसी के बारे में कि इसका शेयरिंग ऑफ लॉस में 0% है, तो बाकी पार्टनर्स उसको अपने एसेट्स बेचकर उसको कंपनसेट करेंगे, इंडेमनीफाई करेंगे। तो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट की कोई अहमियत नहीं है जब कैमरा फोकस होगा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर, तो लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अब नीचे आते हैं, पार्टनर की जो लायबिलिटी है उसका बैरोमीटर क्या है, पैमाना क्या है, क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, बेंचमार्क क्या है। तो नंबर 1 देखें, ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। सेवरल का मतलब सेपरेटली, इंडिविजुअली। पार्टनर्स की लायबिलिटी इज्तिमाई भी है, इनफरादी भी है। वो कस्टमर को, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को इज्तिमाई तौर पे भी लायबल है, एबीसीडी चारों के चारों, और इनफरादी तौर पे भी लायबल है। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की मर्जी, वो अकेले किसी एक पार्टनर के खिलाफ केस फाइल कर दे तो अकेला पार्टनर भी कस्टमर को, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को लायबल होगा। तो पार्टनर्स की लायबिलिटी इनफरादी भी है और इज्तिमाई भी है। नंबर 2, किन मामलात के लिए? सिर्फ उन्हीं मामलात के लिए जिनके ऊपर एक्ट ऑफ द फर्म का ठप्पा लग सकता है, जिनके ऊपर एक्ट ऑफ द फर्म का ठप्पा लग सकता है, जिनके ऊपर एक्ट ऑफ द फर्म का ठप्पा लग सकता है। यानी फर्म का, इस फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का गारमेंट का बिजनेस है, गारमेंट का बिजनेस है, और ए ने जाके जेड के साथ लेदर की ट्रांजैक्शन कर ली। उस लेदर की ट्रांजैक्शन में उसने जेड को चूना लगा दिया, तो बी सी डी जेड को लायबल नहीं होंगे लेदर की ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि लेदर की जो ट्रांजैक्शन हुई है वो इट हैज नॉट बीन डन इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। जो लेदर की ट्रांजैक्शन हुई है उसके ऊपर एक्ट ऑफ द फर्म का टप्पा नहीं लग सकता। हाँ, अगर गारमेंट की ट्रांजैक्शन हुई है उसमें ए ने जेड को चूना लगाया है, फ्रॉड किया है, तो बीसीडी लायबल है। बीसीडी जेड को ये नहीं कह सकते कि ए ने ये चूना लगाया है, ए ने हरकत किया, बे को पकड़े। इसका मतलब पार्टनर्स इनफरादी और इज्तिमाई तौर पे लायबल है सिर्फ एक्ट ऑफ द फर्म के लिए। चले एक और एंगल से देख लेते हैं। ये एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूं, ये एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूं। जेड पुराना कस्टमर है फर्म का, डी ने बस स्टॉप पे जेड की बीवी को छेड़ दिया, जेड ने एबीसी के खिलाफ केस फाइल कर दिया, वो केस फर्स्ट हियरिंग में डिसमिस हो जाएगा। दूसरों की बीवियों को छेड़ना ये फर्म का बिजनेस नहीं है। फर्म का फर्म का बिजनेस है गारमेंट का बिजनेस, फर्म का बिजनेस है गारमेंट का बिजनेस। तो लिहाजा ये एक्ट ऑफ द फर्म नहीं है, इसके लिए बकिया पार्टनर लायबल नहीं होंगे। तो पहली बात, पार्टनर्स की लायबिलिटी इज्तिमाई भी है, इनफरादी भी है, सिर्फ उस अमल के लिए जिसके ऊपर एक्ट ऑफ द फर्म का ठप्पा लग सकता है। और पार्टनर की लायबिलिटी कब होगी? जब वो अमल उस वक्त किया गया जब ये फर्म में पार्टनर हो, जब ये फर्म में पार्टनर हो। मसलन आज की तारीख में जेड इस फर्म का पार्टनर बन गया पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट करके। पार्टनर बनने के लिए पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो अब ये पार्टनर हो गए ए बी सी डी जेड। तो आज की तारीख से पहले जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, जितने भी केसेस चल रहे हैं, जितने भी फ्रॉड हुए, जितने भी अनफिनिश ट्रांजैक्शन है, उनके लिए जेड लायबल नहीं होगा। जेड उन मामलात के लिए लायबल होगा, उस एक्ट ऑफ द फर्म के लिए लायबल होगा, वो उस वक्त किया गया हो जब जेड इस फर्म में पार्टनर हो। तो जेड तो आज की तारीख में बना है, तो आज की तारीख से पहले जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, जितनी भी अनफिनिश ट्रांजैक्शन है, फ्रॉड है, घोटाले हैं, उसके लिए जेड लायबल नहीं होगा। बस ये आपने देख लिया, काफी है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पार्टनर्स की लायबिलिटी इज्तिमाई इनफरादी है, देयर लायबिलिटी इज जॉइंट एज वेल एज सेवरल, देयर लायबिलिटी इज ओनली फॉर एक्ट ऑफ द फर्म, they are liable only for those acts of the firm which are done while they are partner in the firm. रट्टे की तरफ मत जाए तो इसका लीगल प्रॉब्लम आएगा, हादसा लाविस्ता।